नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 अधिकार यानी राइट्स, पॉलिटिकल साइंस, नेट जेआरएफ और कक्षा 11-12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग आज पढ़ेंगे कि अधिकार क्या हैं, अधिकार कब लागू किए जाते हैं, अधिकार कहाँ से मिलते हैं और इनको कौन लागू करता है। सबसे पहले समझते हैं अधिकार क्या है। अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है, लेकिन उसको लागू शासन द्वारा किया जाता है। प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता, नैतिक दावा ही अधिकार कहलाता है। अब हम समझते हैं कि अधिकार से आशय क्या है। अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन है। अधिकारों के लिए समाज में इतिहासों में लंबा संघर्ष देखा जाता है। आज भी जब अधिकारों की आवश्यकता होती है, अधिकार जब नहीं मिलते हैं तो हम कैसे अधिकार, कहाँ पर अधिकार को देख सकते हैं। जैसे कोई संघर्ष कर रहा है, कोई धरना पर बैठा हुआ है, किस लिए? अपने अधिकारों के लिए। तो इन सारी सिचुएशन में, सारे कार्यों में कभी कभी अधिकार को देखने को मिलता है। तो अधिकार क्या है? व्यक्तियों को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और सुख का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता, ये सुख, ये व्यक्तियों को जन्म से प्राप्त होते हैं, लेकिन आगे चल कर के इसमें से ये वाला माइनस हो जाता है। क्यों? कभी कभी माइनस हो जाता है और कभी कभी माइनस नहीं होता है। और इसके बाद में स्वतंत्रता तो प्राकृतिक देन है। सभी को प्रकृति ने स्वतंत्र रूप से पैदा किया है कि कोई व्यक्ति गुलाम नहीं होगा, कोई व्यक्ति ऊंच नीच नहीं होगा, सबको समान अधिकार जीने का हक प्रकृति देती है। लेकिन यहाँ पर जब व्यक्ति, मनुष्य जन्म लेता है, सामाजिक रूप से बंधनों में, सामाजिक बेड़ियों के बंधनों में बंध जाता है। हार्टफील्ड ने अधिकारों को 4 रूपों में बांटा है। सबसे पहले कौन सा है? दावे के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, छूट के रूप में, सख्त के रूप में। ये किसने बांटा है? हार्टफील्ड ने। और एक बात और, यदि आप लोगों ने नोटबुक नहीं बनाया है तो हमारे साथ भी नोटबुक बना लीजिए। इससे क्या होगा? याद करने में आसानी होगी। जो हम पढ़ते हैं उसको नोट करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम याद भी कर सकते हैं और उसको भूलेंगे भी नहीं। हफ्ते में रिवीजन भी करते जाइए। एक हफ्ते में एक चीज़, एक हफ्ते में 2 बार कम से लगभग रिवीजन होना चाहिए। इसके बाद में हम समझेंगे कि अधिकारों का स्रोत क्या है। अधिकारों के स्रोत क्या है? अधिकारों के स्रोत यानी सिद्धांत। सबसे फर्स्ट वाला सिद्धांत जो है, नंबर 1, फर्स्ट, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक जॉन लॉक हुए हैं 17वीं शताब्दी में। वो कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। वो बताते हैं कि प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार, संपत्ति के अधिकार और जीवन के अधिकार, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ये कौन कहता है? ये जॉन लॉक कहते हैं। और इसके बाद में लॉक ने क्या किया? प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर के इन्होंने सीमित राज्य की कल्पना किया। सीमित राज्य की कल्पना किया। अमेरिका में जेफरसन व मेडिसन द्वारा लॉक की इन मान्यताओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जेफरसन और मेडिसन क्या कहते हैं कि जो लॉक के अधिकार हैं इनको संवैधानिक दर्जा देते हैं। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर के या प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा निरंकुश राज्य के बजाय संसद की शक्तियों का समर्थन करते हैं, संसद की शक्तियों को मानते हैं। अब इसके बाद में यदि हम इसकी आलोचना करें, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना करें, तो एक विचारक हुए जिनका नाम रिची है। तो रिची कहते हैं कि जो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है, सबसे पहले यहाँ पर प्राकृतिक शब्द को ही परिभाषित करना कठिन है कि प्रकृति है क्या चीज़। प्रकृति वो बताते हैं, कौन? रिची बताते हैं। इसकी आलोचना करते हुए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की रिची कहते हैं कि प्रकृति का अर्थ क्या हो सकता है? गैर मानवीय भाग हो सकता है, गैर मानवीय भाग हो सकता है, ऊंची सृष्टि हो सकता है, तो समूची सृष्टि हो सकता है। तो रिची क्या कहते हैं? रिची कहते हैं इसको परिभाषित करना, इसका अर्थ निकालना प्रकृति का बहुत ही कठिन है। बाद में दूसरा वैधानिक सिद्धांत। अब दूसरा वैधानिक सिद्धांत क्या कहता है? इसके जो विचारक हुए हैं बेंथम, वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत में बेंथम ने
प्राकृतिक अधिकारों को असंगत मानकर विधि के शासन का समर्थन किया है। और एडमंड बर्क भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं करते हैं, उन्होंने राज्य की संकल्पना का समर्थन किया है। और ये सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि अधिकार जो हैं वो राज्य द्वारा दिए जाते हैं, जो राज्य द्वारा दिए जाएं वो अधिकार कहलाते हैं। जो वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत है वो प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी है। कि वैधानिक अधिकारों की ये सिद्धांत की आलोचना करते हुए वाइल्ड कहते हैं, कौन कहता है? वाइल्ड कहते हैं कि विधि द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता। किसका? अधिकारों का क्या नहीं होता? निर्माण नहीं होता, बल्कि विधि द्वारा अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। तो ये कौन कहता है? वाइल्ड कहते हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार इतिहास परंपरा या मान्यता से प्राप्त है, न कि समाज या राज्य से। अब इसी बीच में एडमंड बर्क कहते हैं, और इस सिद्धांत के समर्थक एडमंड बर्क रहे हैं। इस सिद्धांत का समर्थक रिची रहे हैं। रिची इसका समर्थन करते हुए कहते हैं, कौन? रिची इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि अधिकार परंपराओं से प्राप्त होते हैं, चाहे वह सत्य हो चाहे असत्य हो। इसके बाद में नंबर 4 पे है सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। इसका आधार यदि देखा जा सकता है तो वो बेंथम के विचारों में देखा जा सकता है। बेंथम कहते हैं कि समाज में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि इसको हम समझें तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का मतलब होता है सामाजिक कल्याण, क्योंकि अधिकार सामाजिक कल्याण की वे परिस्थितियां हैं जो सामाजिक रूप में उपयोगी हैं। अधिकारों को सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है, वैधानिक दृष्टिकोण से नहीं। भारतीय संविधान में जिन अधिकारों को स्वीकार किया गया है उनकी सामाजिक उपयोगिता निर्विवाद है। उस सिद्धांत के अन्य समर्थक रूस के पाउंड व चाफी हैं। नंबर 5 पे है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, समझते हैं इसको पहले। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत अधिकार का वह भाग या परिस्थितियाँ होती हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं। किसके? व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहायक होती हैं। इसी पे टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि ये परिस्थितियाँ या राज्य या समाज द्वारा प्रदान की जाती हैं। कौन सी परिस्थितियाँ? अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत में क्या बताया गया है? टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि ये परिस्थितियां राज्य या समाज द्वारा प्रदान की जाती हैं जिससे व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास किया जा सके। इसको व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास किया जा सके। किसके द्वारा? राज्य द्वारा प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति कभी डाकू, डकैत, आतंकवादी न बनने पाए, इसलिए राज्य प्रयास करता है कि व्यक्ति के अंदर नैतिकता के गुण दिए जा सकें, नैतिक गुण को उत्पन्न किया जा सके। ये कौन कहता है? टी.एच. ग्रीन कहते हैं। अधिकारों को परिभाषित करते हुए ग्रीन क्या कहते हैं? ग्रीन कहते हैं कि अधिकार वे हैं जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहायक हुआ, जिसके बिना व्यक्ति अपने सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति न कर सके, अधिकार कहलाते हैं। जॉन लॉक ने अधिकारों की संकल्पना का समर्थन किया। जॉन लॉक ने अधिकारों की संकल्पना दी तो टी.एच. ग्रीन उसका खंडन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहा कि समाज से पहले व्यक्ति को अधिकार नहीं प्राप्त हो सकते, बल्कि समाज द्वारा व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। ये कौन कहता है? ये टी.एच. ग्रीन कहते हैं। कब? जब लॉक ने अपने अधिकारों की संकल्पना का समर्थन किया कि समाज से पहले व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल सकते, बल्कि समाज द्वारा व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं। ये कौन कहा? ये टी.एच. ग्रीन ने कहा। इस अधिकार के सिद्धांत में सामाजिक हित या भलाई को महत्वपूर्ण माना गया है। तो अब हम समझते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो इसको समझने से पहले हम इसके बारे में यानी अल्पसंख्यक के बारे में समझ लेते हैं कि अल्पसंख्यक हैं क्या। कुल जनसंख्या की तुलना में जो जनसंख्या होती है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आती है। जैसे हिंदू तो अल्पसंख्यक में नहीं आता है, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध ये सब अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की यदि बात की जाए तो अल्पसंख्यकों को एक विशेष अधिकार दिए जाते हैं, अन्य लोगों से हटकर के अधिकार उनको दिए जाते हैं। जैसे
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, कनाडा में कनाडाई सरकार ने सिखों को हेलमेट, वो सिखों ने जब मना किया कि हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तो कनाडाई सरकार ने उनका ये कहना मान लिया, उनकी ये बातें स्वीकार कर ली और उनको छूट दे दी गई। तो अल्पसंख्यकों की जो अधिकार हैं वो आम जनसंख्या से अलग हैं। ये देखो, अल्पसंख्यक की जनसंख्या जो है ये आती सभी लोग नागरिकों में ही आती है, पर इनको कुछ अलग अधिकार दिए जाते हैं। तो संस्कृतवादियों ने इनका समर्थन किया है। और कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और किस क्लास में हैं। तो अब इसके बाद में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बाद में है पर्यावरणीय अधिकार। समकालीन विश्व में अधिकारों का तीसरा चरण समूहवादियों के अधिकारों का चरण है, जिसमें पर्यावरण के अधिकारों की मांग की गई। क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण मानव के लिए बहुत उपयोगी, बहुत लाभदायक है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में ग्रीन आंदोलन बहुत प्रभावी रहा है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य मानव मात्र के लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाना है। यह अधिकार व्यक्ति के अधिकारों से, जैसे सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकारों से ये भिन्न है, अलग है बिल्कुल। पर्यावरण अधिकार सबके लिए है, चाहे जानवर, जीव जंतु, चाहे कोई भी हो, ये पर्यावरण अधिकार सबके लिए है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि अधिकारों का विकास क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। अधिकारों का विकास आधुनिक युग की देन है तथा इसका आधार हाब्स के विचारों में देखा जा सकता है। क्या कहते हैं हाब्स क्या कहते हैं अपने विचार में? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण करना है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आत्म संरक्षण के लिए कोई भी उपाय कर सकता है। ये कौन कहता है? ये हाब्स कहते हैं। तो हाब्स के विचारों में राज्य के अधिकारों का समर्थन किया गया है। इसलिए इन्होंने क्या किया? इसलिए इन्होंने सत्तावादी शासन का समर्थन किया है। और एक चीज इसी में, अधिकारों की हम पहले बता चुके हैं, अधिकारों की संकल्पना के समर्थक जॉन लॉक, अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता जॉन लॉक हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आ सकता है। कैसे आ सकता है क्वेश्चन? अधिकारों की आता भी है। अधिकारों की संकल्पना के समर्थक रूसो, माइकल वाल्जार कौन है, या जॉन लॉक? तो आपको किस पे लगाना है? जॉन लॉक पे लगाना है। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है? ह्यूमन राइट्स, है ना। मानवाधिकार मनुष्य को जो मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार में जिनका मूल आधार होता है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से। कक्षा 11-12 नेट JRF की तैयारी करने वाले सभी लोग देखें। मानवाधिकार क्या है? जो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको हम मानवाधिकार कहते हैं, जिनका मूल आधार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से है। मूल आधार किससे? गरिमा से है। मानवाधिकार में प्रत्येक व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म, भेद के आधार पर नहीं, बल्कि मानव होने के नाते जो प्राप्त होते हैं वह मानवाधिकार कहलाते हैं। और जो एग्जाम में अधिकतर आता है कि इसको कब लागू किया गया, किसके जरिए लागू किया गया, डेट क्या थी मानवाधिकार? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ ने के घोषणा पत्र के माध्यम से 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक स्तर पर इसकी घोषणा की गई। किसकी? मानवाधिकार की। कब? 10 दिसंबर 1948। डेट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डेट ही अधिकतर आती है। तो 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक स्तर पर घोषणा की गई। किसकी? मानवाधिकार की। यदि मानवाधिकार की पीढ़ियों की बात की जाए तो मानवाधिकार की कितनी पीढ़ियाँ हैं? 3 पीढ़ियाँ हैं। इस चैप्टर की ये बहुत ही मुख्य बातें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आप लोग नोटबुक बना करके इनको नोट कर लीजिए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके आगे की वीडियो किस पर बनाऊं
ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जो मिस एक भी रचना नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए सबसे पहले थॉमस पाइने की रचना कौन सी है? राइट ऑफ मैन 1971। राइट ऑफ मैन में 1971 में इन्होंने कहा लाख के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाख के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किस पुस्तक में किया गया, तो आप क्या कहोगे? राइट ऑफ मैन 1971। हेराल्ड लास्की की रचना का क्या है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1995। किसकी रचना है? हेराल्ड लास्की की रचना। कौन सी? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। रोनाल्ड डर्किन की रचना क्या है? टेकिंग राइट सीरियसली 1977 यानी 1977। किसकी रचना है? रोनाल्ड डर्किन की। कौन सी? टेकिंग राइट सीरियसली 1977। माइकल जे सैंडल की रचना कौन सी है? माइकल जे सैंडल की रचना है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 1982। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982। सुसान मोलर ओकिन की रचना कौन सी है? जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली। जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली 1989। ये किसकी रचना है? सुसान मोलर ओकिन की रचना। किसी भी चैप्टर की रचनाएं, अब हम जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को नहीं करेंगे। किसी भी चैप्टर की रचनाओं को छोड़ेंगे नहीं, पुस्तकों को छोड़ेंगे नहीं, ताकि एग्जाम में जो आए उस पर हम टिक लगाएं। वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर और अगले क्लास में हम मिलते हैं फिर।